पीके गुप्ता जी जो हमारे प्रदेश के स्वच्छता अभियान के संयोजक हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कृपया आप मंच पर पधारें। हमारे श्री जी में साहब का सिंह जी नहीं, महामंत्री जी आप भी पधारिए, जयपाल जी, जी आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं। उदयपुर के तमाम पत्रकार साहिबानों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और लगभग 20-22 मिनट हम देरी से पहुंचे, उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूं। आज की प्रेस एक उद्देश्य को लेकर आयोजित की जा रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ मंच के ऊपर आसीन हमारे शहर के जिलाध्यक्ष जी, सम्मान्य हमारे प्रमोद जी, सम्मान्य लखपाल जी, सम्मान्य दीपक जी, मेरे मित्र और उपस्थित मीडिया के सभी बंधु। सरकार कहती है कि हमने 2772 हमारे वादे थे, उनमें से 95% वादे पूरे कर दिए, लेकिन आज भी वो तमाम वादे जो दो प्रकार से सरकार ने किए। पहला वादा सरकार ने इस बात का किया था जो 2018 के चुनाव के अंदर कि हमारी सरकार बन गई तो हम संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे। उस समय उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी सरकार बन गई तो हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम हम करेंगे। और दूसरे वादे वो जो ये कहते हैं कि हमने 5 बजट पेश किए हैं, 5 में से 4 बजट, 5वां बजट तो इस वर्ष के अंदर है, 4 बजटों के वादे हमने 95% पूरे कर दिए। तो बजट घोषणाएं भी सरकार की अधूरी है। और इसके साथ साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जो मुद्दे आम आदमी से जुड़े हुए हैं, कई मुद्दे ऐसे हैं जो आम आदमी डर के माहौल के अंदर जीवन यापन कर रहा है। पहले जब हम छोटे थे सुना करते थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर फिरौती मांगी जाती है, अपहरण किए जाते हैं, मोटी रकम वसूल की जाती है। लेकिन पहली बार राजस्थान के अंदर देख रहे हैं कि इस राजस्थान की धरा के अंदर भी गैंगवार की घटनाएं आम हो चुकी है। इस राजस्थान के अंदर फिरौती की घटनाएं आम हो चुकी है, अपहरण की घटनाएं आम हो चुकी है। एक भी जिला ऐसा नहीं है जिस जिले के अंदर अपहरण की घटनाएं घटित नहीं हो रही। उदयपुर की घटना हम सबको शर्मसार करने वाली घटना थी। कन्हैयालाल अगर समय रहते पुलिस से जाती तो वो जिंदा रहता। इसी उदयपुर के अंदर भी किस तरीके से राजस्थान की सरकार ने इतिहास बनाने का काम किया है, एक भी परीक्षा ईमानदारी के साथ नहीं हो पाई। एक गैंग पिछले टीचर भर्ती के अंदर पकड़ में आई थी और उस के बाद में सीएचओ की अभी कुछ दिनों पहले एग्जाम हुई। एग्जाम के दिन पेपर आउट हुआ, 8:02 के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर पेपर आ गया। उसके बाद भी सरकार और अध्ययन बोर्ड मानने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि नहीं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, अफवाहें हैं, अफवाहों पे ध्यान ना दे। वही अध्ययन बोर्ड 2 दिन बाद में कहता है कि हाँ पेपर लीक हुआ है, लेकिन जब तक एसओजी इसके ऊपर मोहर नहीं लगाती है, एसओजी इसकी पुष्टि नहीं करती है, तब तक हम परीक्षा निरस्त नहीं करेंगे। तो जो अध्ययन बोर्ड पहले मानने के लिए तैयार नहीं था, अब वो मान रहे कि हाँ पेपर लीक है। अब एसओजी के ऊपर डाल रहा है कि एसओजी इसकी पुष्टि करे, फिर बाद में हम पेपर निरस्त करेंगे। ये भी एक इतिहास बनाने का काम किया है। इसी उदयपुर के अंदर अपहरण की, फिरौती की, मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी की, मासूम बच्चों के तस्करी के मामले भी एक के बाद एक आ रहे हैं। इसी उदयपुर जिले के अंदर हमारी आस्था के केंद्रों के ऊपर भी प्रहार किए जा रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है। और इस बात को लेकर सिर्फ एक वर्ग के अंदर नहीं है, सभी समाजों के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश और गुस्सा इस बात को लेकर है कि मंदिर सबकी आस्था के केंद्र है, वो एक जाति विशेष के नहीं होते। मूर्तियां हो सकती है कि जाति विशेष के व्यक्ति की होगी, लेकिन मूर्तियों की आस्था सभी समाजों की है। हम सामाजिक जीवन जीने का काम करते हैं, लेकिन सामाजिक जीवन के साथ सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका इस बात को लेकर भी है कि सरकार कम से कम बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के ऊपर अंकुश लगाने का काम करे। आज एक के बाद एक घटना ऐसी हो रही है जिसपे कोई अंकुश नहीं है। सीकर की गैंगवार की घटना, दिन दहाड़े घटना, उसके बाद के अंदर किस तरीके से सांप्रदायिक घटनाओं को रोक पाने के अंदर असमर्थ रहकर पाबंदियां लगाने का काम सरकार करे। करौली की घटना, जब प्रदेश के मुखिया इस बात का स्टेटमेंट दे दे
कि आपत्तिजनक नारे लगने की वजह से करौली की घटना हुई। तो मुझे एक चीज बता दो कि जो उसके उनके अधीन के अंदर जो एजेंसियां काम करती है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां काम करती है, वो तो उसी मुखिया के स्टेटमेंट के आधार के ऊपर ही काम करेगी, तो फिर वो निष्पक्षता के साथ कार्रवाई कैसे कर पाएगी? शांतिपूर्वक निकलने वाले जुलूसों के ऊपर पत्थर फेंकना, आगजनी करना, लूटपाट करना, उसके बाद कार्रवाई नहीं होना। मतलूब वहां का मुख्य आरोपी है, वो पुलिस की सीएलजी की मीटिंगों के अंदर बैठना। जब हमारे डेलीगेशन ने आपत्ति दर्ज कराई तो उसके बाद उसको सीएलजी की मीटिंगों में बुलाने से बंद किया है। जोधपुर के अंदर तो कोई जुलूस भी नहीं था, जोधपुर के अंदर तो कोई आपत्तिजनक नारे भी नहीं थे, उसके बावजूद जोधपुर के अंदर भी सांप्रदायिक घटना घटित हुई। शांतिपूर्वक जीवन यापन करने वाले लोगों के मकानों के ऊपर पत्थर फेंके गए, तोड़फोड़ की गई। गवर्नमेंट का कि रमजान का महीना है और मुस्लिम क्षेत्रों के अंदर बिजली नहीं काटी जाए, मेरे से लगता है इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। रामनवमी के जुलूसों के ऊपर आप पाबंदी लगाओगे और रमजान के महीने के अंदर आप बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करोगे। आज राजस्थान के हालात जो बने हुए हैं, माफियाओं के अधीन राजस्थान की सरकार है। खनन माफिया, बजरी माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया, और माफियाओं को संरक्षण देने का काम इनके स्थानीय नेता। मेरा सीधा सीधा आरोप है, आज हर विधानसभा का विधायक जो कांग्रेस को समर्थन दे रहा है या कांग्रेस के सिंबल पे जीत के आने वाला है, वो अपने अपने क्षेत्रों के मुख्यमंत्री है। एसडीएम कैसा ही काम करे, विधायक ने अगर कह दिया कि रात को 2 बजे हटना चाहिए तो 2 बजे ही एसडीएम हटेगा। एसएचओ कितना ही अच्छा काम करे, विधायक ने कह दिया कि एसएचओ नहीं चाहिए, एसएचओ को जाना ही पड़ेगा। तो 3rd ग्रेड के टीचरों की स्थानांतरण नीति की घोषणा आपने की थी, लेकिन आज दिन तक स्थानांतरण नीति आप नहीं बना पाए। 3rd ग्रेड के टीचर आंदोलन कर रहे हैं। आज जिस तरीके से इनके विधायकों के ऊपर संगीन आरोप लगे, ट्रांसफरों के अंदर मोटे पैसे की वसूली करना, वो जग जाहिर है। संविदा कर्मियों को नियमित करने का रास्ता साफ कर रहे हैं, तो फिर संविदा कर्मी सड़कों के ऊपर क्यों उतर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर? सरकार कह रहे हैं कि हम कर्मचारियों के हित में निर्णय कर रहे हैं, तो फिर राजस्थान के विधानसभा का घेराव करने के लिए 50,000 कर्मचारी, 78 संगठन जो विभिन्न विभागों के अंदर काम करते हैं, वो फिर सड़कों के ऊपर क्यों है? आप कह रहे थे आंगनबाड़ी क्यों हम नियमित करने का काम करेंगे, तो फिर हर जिले में 5 से लेकर 20,000 आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन क्यों कर रही है? जिले के अंदर जो घटनाएं घटित हो रही है, पेपर लीक से जुड़े हुए लोग उदयपुर के अंदर है, कन्हैयालाल के हत्यारे उदयपुर के अंदर है, मूर्तियों का तोड़े जाना उदयपुर के अंदर है, मासूम बच्चों की तस्करी करना उदयपुर के अंदर है, और एक सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार 2008 से लेकर 8 तक थी, पहली बार राजस्थान के किसानों को शीतलहर से फसल का नुकसान हुआ उसका मुआवजा उनके खातों में भेजने का काम किया था। इस सरकार को बार बार आग्रह करने के बाद भी पहले शीतलहर से फसलें चौपट हुई, फिर ओलावृष्टि से शेष फसलें रही वो चौपट होगी। सरकार ने गिरदावरी कराने के लिए घोषणा की, गिरदावरी के अंदर भी भेदभाव किया गया। अधिकारियों को निर्देश ये दिए गए कि 30% से ज्यादा खराबा कोई नहीं बताएगा। जब खराबा 90%, 80% हो गया, उसके बावजूद भी 1 पैसा किसानों के खाते में डालने का काम नहीं किया। कहती है कि हम सरप्लस बिजली के अंदर राजस्थान देश का पहला राज्य बना है, तो आपके पास सरप्लस बिजली है, तो फिर आम जन को बिजली आप मुहैया क्यों नहीं करा रहे? ये भी सवाल राजस्थान की जनता पूछ रही है। देखिए, मुख्यमंत्री जी अपनी ही पार्टी के नेता को निकम्मा कह सकते हैं, नकारा कह सकते हैं, गद्दार कह सकते हैं, तो वो किसी को कुछ भी कह सकते हैं। मुख्यमंत्री जी राजस्थान प्रदेश की जनता के हित में अगर बात करें, मुझे मुख्यमंत्री जी अगर लोकतांत्रिक देश के किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या राजस्थान की जनता की समस्या के समाधान के लिए या राजस्थान की जनता की विकास की गति को और आगे बढ़ाने के लिए एक मुलाकात देश के प्रधानमंत्री जी से उन्होंने की हो, तो आप मुझे फोटो बता दें कि साहब मैंने राजस्थान की जनता के हित में या पानी की समस्या के समाधान के लिए या स्पेशल बजट मांगने के लिए या रोडों के लिए स्पेशल पैसा के पैकेज घोषित करने के लिए मैंने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की। अब आप सुबह उठते ही भारत सरकार को कोसने का काम करें, संघ परिवार को कोसने का काम करें, गजेंद्र सिंह जी को कोसने का काम करें, और फिर अपेक्षा और उम्मीद ये रखे कि राजस्थान के साथ भेदभाव हो रहा है। आज भी राजस्थान के अंदर जब डीएपी और यूरिया की डिमांड इनसे पूछी गई, तो इन्होंने 8 लाख मैट्रिक टन की डिमांड भेजी। भारत सरकार ने 11 लाख मैट्रिक टन
डीएपी और यूरिया की आपूर्ति की। उसके बावजूद भी इस तरीके के वक्तव्य देना, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी सियासत बयानबाजी में ज्यादा विश्वास करते हैं, राजस्थान की जनता की समस्या के समाधान में कम विश्वास करते हैं। आरोप लगाया है सरकार के ऊपर कि उन्होंने सरकार राजस्थान के पैसे को रोका नहीं किया, इस पर क्या करें? राजस्थान के हिस्से का जितना पैसा था वो कंप्लीट पैसा, उससे अधिक पैसा देने का काम किया। आज भी भारत सरकार गरीब के सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रही है। मैं एक एक योजना का नाम बता रहा हूँ। अगर किसान के खाते में पैसे डालने का काम करे तो वो भारत सरकार करे। उज्ज्वला गैस योजना में निःशुल्क सिलेंडर दे तो भारत सरकार दे। प्रधानमंत्री आवास का पैसा आप 17,000 रुपए देते थे, 1,48,000 रुपए दे तो भारत सरकार दे। आज भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन ज्योति योजना में ग्रामीण क्षेत्र में बिजली कनेक्शन जारी करने का पैसा दे तो वो भारत सरकार दे। तो आखिरकार राजस्थान की सरकार बताएगी वो पैसा कहाँ दे रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पैसा दे तो भारत सरकार पैसा दे, नेशनल हाईवे बनाने का पैसा दे तो भारत सरकार पैसा दे। तो आखिरकार बताए तो सही कि राजस्थान की सरकार गरीबों का कौन सा दे रही है। बेरोजगार भत्ते की मैंने बात की आपसे कि आप 3,000 3,500 देने की बात की थी। वसुंधरा जी की सरकार थी तो 1,60,000 को बेरोजगारी भत्ता मिलता था। इन्होंने आने के बाद 20,000 बढ़ाया। राजस्थान में आज भी बेरोजगारी भत्ता पाने वालों की संख्या 30 लाख है। आप बताओ तो सही। लेकिन आप ऐसे ऐसे बैरिकेड लगाओगे कि उन बैरिकेडों के आधार के ऊपर किसी को भत्ता मिल ही नहीं सकता। आंदोलन पे है और आरजी से चिरंजीवी को ब्लॉक कर रखा है। इससे आम आदमी तो परेशान हो रहा है। प्रतिपक्ष इसमें अपनी क्या भूमिका निभा रहा है? देखिए, हमने विधानसभा के अंदर भी इस बिल को लेकर कहा कि सरकार बुलाए, बिठाए, बातचीत करे और बातचीत के आधार पर समाधान का रास्ता निकाले। हम ये नहीं कहते कि बिल के माध्यम से ऐसी चीजें थोपी जाए जो दूसरों के लिए समस्या पैदा हो। उन्होंने आज के पेपर के अंदर मैंने पढ़ा है कि उनकी जो 3 मांगे सरकार ने जो मांगे जायज थी वो मानने के लिए सहमति दी है। मुझे लगता है कि 2-4 दिन के अंदर इनका रास्ता निकलेगा। लेकिन किसी भी चीज को अगर समस्या है, भविष्य के अंदर ज्यादा संकट पैदा हो सकता है, सरकार को बैठ के उसको निपटाना चाहिए। पर सरकार तो उन सारे निजी चिकित्सालयों को जो सुविधाएं चाहिए वो देती है। उनको जो भूमि आवंटन किया है वो इसी शर्त पे दिया है कि आप जनता की सेवा करेंगे। अब सेवा के नाम पे जमीन लेने के बाद अगर जनता की सेवा नहीं करे तो फिर सरकार बिल ला रही है तो उनमें क्यों? आम आदमी में ये चर्चा है कि जनता की जान के नाम पे ब्लैकमेलिंग कर रही है प्राइवेट लॉबी। देखिए, जो आज मैंने आज पढ़ा है, सरकार ने कहा है कि एक तो डिमांड उनकी ये थी कि साहब इमरजेंसी के अंदर आप हम ट्रीटमेंट करेंगे तो उसका भुगतान कौन करेगा। सरकार ने कहा उसका भुगतान हम करेंगे। तो एक तो उनकी बात वो मांगी। एक उनकी मांग ये थी कि एम्बुलेंस सर्विसेज कई हॉस्पिटलों में है, कईयों में नहीं है। तो जो है वो तो अपना सर्विस देंगे, लेकिन नहीं है उनके लिए क्या है उसका भी कोई रास्ता निकाला है। तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। इसके ऊपर मेरे ख्याल से 1-2 दिन के अंदर उनका समाधान सबसे बड़ा इशू ये है। हॉस्पिटल के समर्थन में है या विरोध में? हाँ, हम ये पूछना चाह रहे हैं प्रतिपक्ष अपनी क्या भूमिका हम निभा रहा है? जनता के पक्ष में है, जनता के हित के अंदर अगर बिल है तो सरकार को कठोरता से भी लागू करना हो तो करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कठोरता के आधार के ऊपर लागू होने के उपरांत अगर जनता को उसकी सेवाओं का लाभ मिले ही नहीं तो कम से कम सरकार को उसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का निर्णय हो रहा है। सीधा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। इसका एक संगठनात्मक ढांचा है, इसका एक संविधान बना हुआ है, हमारा संसदीय बोर्ड है। संसदीय बोर्ड जो तय करेगा इसके नेतृत्व में चुनाव होंगे, इसके नेतृत्व में चुनाव नहीं होंगे, चेहरा होगा नहीं होगा, सब कुछ संसदीय बोर्ड तय करेगा। संसदीय बोर्ड तय करने से पहले प्रदेश के शीर्ष नेताओं से बातचीत करके जो उचित होगा, जो अच्छा होगा, जो सबके हित में होगा वही निर्णय होगा। गुटबाजी किसे दूर करें? कोई गुटबाजी नहीं है। कहाँ आज 5 चेहरे हैं कहाँ है गुटबाजी? आप खुद जान रहे हैं। आप कोई गुटबाजी नहीं है। संसदीय बोर्ड जो तय कर देगा वही कमल का फूल हमारा निशान है, सब उसके नीचे। वसुंधरा जी मान जाएंगे आपकी बात को? निश्चित रूप से सब कार्यकर्ता एकजुट है, एक मुखी है। कांग्रेस को हराना है, कांग्रेस को सत्ता से बाहर करना है और किस तरीके से प्रलोभन के आधार के ऊपर चेहरा किसका दिखाएंगे, नेतृत्व किसको देंगे, ये सारी चीजें देश प्रदेश की जनता जानती है। केंद्र